Hello student, welcome back to the another session of the lesson manufacturing industries. In the previous session we have learned about agro-based industries and cotton textile industry. In this session we will continue our topic of cotton textile industry. So let's start. तो हमने पिछले सेशन में किया था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से रीजन में है और उसकी जो हिस्ट्री है और उसके जो अर्ली ईयर्स है उनके बारे में हमने किया था. अभी हम करेंगे कॉटन टेक्सटाइल रीजन्स. अभी हमने किया था कि कॉटन जो इंडस्ट्रीज है वो एंशिएंट टाइम में कहाँ पे लोकेटेड थी. महाराष्ट्र गुजरात बेल्ट जो एरिया है वहाँ पे लोकेटेड थी बिकॉज ऑफ द ब्लैक सॉइल. अभी देखो कॉटन टेक्सटाइल रीजन के अगर हम बात करें, जो हमारा स्पिनिंग है, जो हमारी स्पिनिंग प्रोसेस है वो अब भी कहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है? महाराष्ट्र गुजरात एंड तमिलनाडु में. मतलब जो हमारी जो स्पिनिंग प्रोसेस है वो अब भी कहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है? महाराष्ट्र गुजरात एंड तमिलनाडु. यहाँ पे ये क्या है? केंद्रित है. बट अगर हम वीविंग की बात करते हैं तो वीविंग क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है. ओके ये क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है. डिसेंट्रलाइज्ड बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है विकेंद्रित होना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट है ऑल ओवर द कंट्री. देखो सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है एक केंद्र होना, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होना. मतलब ये ऑल ओवर इंडिया क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है. टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल, ताकि ये क्या कर रहा है? जो हमारी ट्रेडिशनल स्किल्स है उसको क्या कर रहा है? एक स्कोप प्रोवाइड कर रहा है. मतलब क्या है कि पहले कुछ डिजाइन्स ऐसे होते हैं जिसे हैंडलूम की सहायता से क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं. एज ए कॉटेज इंडस्ट्री या घरों में क्या किया जाता है? उनको बनाया जाता है. जैसे कि स्किल्स एंड डिजाइन ऑफ वीविंग इन कॉटन. मतलब क्या है? कॉटन का कपड़ा है, कॉटन में हमने सिल्क का उसमें डिजाइन डालना है या जरी के उसमें बॉर्डर्स डालने हैं. तो ये सारी चीजें करने के लिए या उसमें जो एम्ब्रॉयडरी, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी उसमें की जाती है. तो दैट्स वाई जो वीविंग प्रोसेस है वो क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है ऑल ओवर इंडिया में. ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो है वीविंग जो होती है, वीविंग करते हैं हम कॉटन, सिल्क, जरी और एम्ब्रॉयडरी में. कई बार हम क्या करते हैं? कॉटन और सिल्क मिक्स करके भी वीव किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज डिसेंट्रलाइज्ड इन इंडिया. ओके, देन वीविंग इज डन बाय हैंडलूम एंड पावरलूम. वीविंग जो प्रोसेस है वो दोनों ही इंडिया में हैंडलूम भी से भी वीविंग की जाती है और पावरलूम का यूज भी किया जाता है. देखो कुछ बॉर्डर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हैंडलूम से ही मतलब उनकी ग्रेस आती है, हैंडलूम से ही क्या होते हैं? वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. अभी देखो जैसे कि हैंडलूम ऑफ खादी, ठीक है ना, जो खादी है वो हाथ से बना हुआ, हैंडलूम से बना हुआ खादी है. वो क्या कर रहा है? हमारे इंडिया में प्रोवाइड्स अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट. मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्री है तो ये उन लोगों के लिए एक लार्ज स्केल में क्या प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, रोजगार प्रोवाइड कर रहा है. अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग. अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ की जो स्पिनिंग है वो कैसी है? वर्ल्ड क्लास है. बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक. अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में जो कॉटन है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का कॉटन है. बट फिर भी हमारे यहाँ पे वीविंग में लो क्वालिटी का कॉटन क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. देखो इंडिया का जो कॉटन है स्पिनिंग में वो बहुत ही हाई क्लास है. मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा कॉटन है हमारे इंडिया में. बट हम वीविंग में कैसा यूज कर रहे हैं? लो क्वालिटी का फैब्रिक यूज कर रहे. अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स. इंडिया के पास मतलब चाइना के बाद, चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पे है ऑफ स्पिंडल्स, मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी स्पिंडल्स में, और इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉटन टेक्सटाइल रीजन. अगर हम हमारे टेक्सटाइल ट्रेड की बात करें, मतलब कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड हम कौन सी कंट्री के साथ कर रहे हैं? तो अगर सबसे पहले बात करें तो हम क्या करते हैं? यार्न जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. मतलब हमारे इंडिया का जो गुड
क्वालिटी का यान जो है वो उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे किया था कि जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग है, मतलब हमारा यान जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का है, बट हम लो क्वालिटी यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम ज्यादातर यान क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, फाइन क्वालिटी का यान एक्सपोर्ट कर देते। तो हमारी जो लोकल मार्केट है उनको भी तो यान की जरूरत है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस यान को जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या करते हैं, अदर कंट्रीज से एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि लो हमारी क्वालिटी से लो क्वालिटी का होता है। अब ये हमारे जो इंपोर्टर्स है, मतलब जो इंडिया से जो यान को इंपोर्ट करते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज है, लाइक यूएसए, यूनाइटेड किंगडम है, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है या अफ्रीकन कंट्रीज है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के जो टेक्सटाइल है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये कंट्रीज यहाँ से क्या करती है, इंपोर्ट करती है इंडिया से हमारे जो यान है या कॉटन टेक्सटाइल को। अगर आगे हम बात करें तो इंडिया का जो लार्ज शेयर है ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यान, मतलब इंडिया का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा है किसमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यान। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉटन यान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा जो ट्रेड है वो किसमें सबसे ज्यादा है, कॉटन यान, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्पिनिंग है उसमें हम हाई क्वालिटी का कॉटन यूज कर रहे हैं और जिसको हम स्पिन करके कॉटन को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, यान को एक्सपोर्ट कर देते हैं अदर कंट्रीज में। That's why India has a large share in world trade of cotton yarn. अभी आगे अगर हम बात करें तो इन सारी चीजों के भी कुछ ड्रॉबैक्स है। देखो यहाँ पे what are the drawbacks of cotton textile industry in India, यहाँ पे तुम्हारा एक 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी बन जाता है। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट है कैन नॉट यूज हाई क्वालिटी यार्न, मतलब हमारी जितनी भी वीविंग, नीटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट है वो हाई क्वालिटी के यार्न को यूज नहीं कर रही है। क्यों यूज नहीं कर रही है, क्योंकि हाई क्वालिटी का यार्न हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, दैट्स वाई वो उसको यूज नहीं कर पाती। अभी देखो जो मोस्टली जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि मोस्टली जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है, फ्रेगमेंटेड है इनटू स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स में क्या है, फ्रेगमेंटेड है, जिसके कारण भी हम हाई क्वालिटी का जो कॉटन है, यान है, उसको यूज नहीं कर पाते और हम क्या कर रहे हैं, लो क्वालिटी का यहाँ पे यान यूज कर रहे हैं। मतलब आज भी इंडिया में जो प्रोडक्शन है, यूनिट है, मतलब वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वीविंग यूनिट क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, दैट्स वाई हम जो है हाई क्वालिटी यान जो है वो यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात करें हमारे स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स क्या कर रहे हैं, कॉटन यान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्पिनर्स क्या करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का क्या होता है, कॉटन होता है, एक फाइन क्वालिटी का कॉटन है, तो हमारे स्पिनर्स क्या करते हैं, यान बनाकर क्या कर देते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अभी हमारी होम जो मार्केट है या डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स है मार्केट से, उनको वो क्या करते हैं, जब उनके पास फाइन क्वालिटी का कॉटन नहीं होता तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं कॉटन। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, इंपोर्ट फैब्रिक फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये क्या है, हमारे ड्रॉबैक्स है। अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या कर रही है, फेस कर रही है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो इरेक्टिक है। इरेक्टिक का मतलब क्या है, कभी पावर आ रही है कभी जा रही है, मतलब ये इसका एक कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही कम प्रोवाइड की जाती है, जिसके कारण जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है उसको रेगुलेट करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कभी जा रही है कभी आ रही है। तो इसके कारण भी
क्या है कि पावर सप्लाई जो है वो क्या है, इरेक्टिक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारी मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड। हम क्या है, ओल्ड फैशन मशीन मतलब जो ट्रेडिशनल मशीन है उन्हीं का यूज कर रहे हैं, किसमें, कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। जिसके कारण क्या है, मतलब जो ओल्ड मशीन्स का हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही लो क्वालिटी का हो रहा है हमारे, मतलब हमने उन मशीन्स को अपग्रेड नहीं किया है, ठीक है। तो मशीन्स को अगर हम अपग्रेड करेंगे तभी हम जो है और भी अच्छी फाइन क्वालिटी का कपड़ा है या चीप रेट पे हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम ओल्ड फैशन मशीन का यूज कर रहे हैं, अब आउटडेटेड मशीन का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण कॉस्ट ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे टेक्सटाइल की जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई मशीनरी नीडेड टू बी अपग्रेड, मतलब मशीनरी जो है उसको अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर हमारे यहाँ पे जो है लो आउटपुट ऑफ लेबर, जो लेबर हम लगा रहे हैं, देखो एक तो पावर सप्लाई अच्छी नहीं है, ऊपर से मशीनरी भी हमारी आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन है, जिसके कारण जितना भी हम लेबर लगा रहे हैं तो लेबर का जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है, जिसके कारण एक और प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो है स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर। मतलब सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे कॉटन टेक्सटाइल से क्या हो जाता है, बहुत इन कारणों से वो क्या हो जाता है, चीप हो जाता है, सस्ता हो जाता है। दैट्स व्हाई हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल है वो क्या नहीं कर पा रहा, सिंथेटिक फाइबर से कंपीट नहीं कर पा रहा है। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स है आज हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही है, फेस कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात देखें कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण क्या हुआ है, देयर वाज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी। मतलब धीरे धीरे क्या है, अभी क्या है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है किसमें, गुड क्वालिटी कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। बट फिर भी द नीड टू इंपोर्ट द सेम इज स्टिल फेल्ट। देखो गुड क्वालिटी कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, फिर भी हमें क्या हो रही है, नीड है हमें टू इंपोर्ट द सेम स्टिल फेल्ट। मतलब हमें अब भी क्या कर रहे हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं, अदर कंट्रीज से कॉटन फैब्रिक है उसको क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है या चैलेंजेस है जो आज हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या कर रही है, फेस कर रही है। अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम नेक्स्ट करेंगे जूट इंडस्ट्री, ठीक है। जूट के बारे में हम एग्रीकल्चर वाले लेसन में भी पढ़ के आ चुके हैं। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं, और जूट के बहुत सारे यूजेस भी है। आपको पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। इंडिया जो है वो जूट का क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अभी हम करेंगे जूट के बारे में। जूट इज ऑल्सो अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जूट भी क्या है, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। जूट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। क्लियर? तो इंडिया क्या है, जूट गुड्स का और जो इसका क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अभी आगे हम बात करें मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स, हमारी जितनी भी जूट मिल्स है, ठीक है, वो कहां पे लोकेटेड है, जूट मिल्स कहां पे लोकेटेड है, अलोंग हुगली रिवर,
हुगली रिवर इन, हुगली रिवर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। ओके, मतलब मोस्टली हमारे जूट मिल्स कहाँ पे लोकेटेड है? नियर हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। अभी ये वेस्ट बंगाल में ही क्यों लोकेटेड है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है, हम उनकी भी बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं यूज, जूट के क्या यूजेस है, हम किस लिए यूज करते हैं जूट को? ठीक है, जूट को हम वेराइटीज चीजों में फॉर मेकिंग ऑफ रोप्स है, रोप्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, पैकेजिंग बैग्स है। अभी आपने देखा होगा प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिया है, तो मोस्टली क्या है, जो बैग्स है वो किसके बनाए जा रहे? जूट के बनाए जाते हैं। ठीक है ना, बैग्स है, कारपेट्स है, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी गुड्स है जिनको हम बनाते हैं किसका यूज करके? जूट का यूज करके। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स है जिनका यूज भी, जिनको बनाने में भी हम क्या करते हैं? जूट का यूज करते हैं। तो जूट के बहुत सारे यूजेस है। अभी हम बात कर रहे थे कि जूट मिल जो है वो हुगली रिवर के पास ही क्यों लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में ही क्यों लोकेटेड है? बिकॉज वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है? बहुत ही फेवरेबल है, बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन। मतलब बहुत सारी जो कंडीशन है, एक जूट को ग्रो करने के लिए जितनी भी कंडीशन होती है, हमने एग्रीकल्चर लेसन में पढ़ा होगा कि वो एरिया, मतलब एक जूट के प्रोडक्शन के लिए जो एरिया होता है वो कैसा होना चाहिए? वो फ्लड जोन होना चाहिए, जहां पे क्या है, हर साल नई एलुवियल सॉइल क्या होती जाती है? बनती रहती है। ठीक है, तो हुगली रिवर के आसपास का एरिया है, वहां पे बहुत हर साल नई एलुवियल सॉइल बनती है, जो जूट के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं आगे जूट की, तो देखो फर्स्ट जूट मिल जो है वो कहाँ पे लगाई गई थी? 1859 में लगाई गई थी ये फर्स्ट जूट मिल इन वेस्ट कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ओके, फर्स्ट जूट मिल जो है, फर्स्ट जूट मिल कब लगाई गई थी? ये 1859 में लगाई गई थी रिश्रा में। ठीक है, 1859 रिश्रा कोलकाता। क्लियर? पहली जूट मिल यहां पे स्थापित की गई थी। अगर हम बात करते हैं आफ्टर पार्टीशन की, जब भारत आजाद हुआ था 1947 के बाद, ठीक है ना, जब भारत का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, तो मोस्टली हमारे जो जूट ग्रोइंग एरियाज थे, मतलब 3/4 जो एरिया है या 75% ऑफ जूट ग्रोइंग एरियाज वेंट टू बांग्लादेश। ठीक है, उस समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। मतलब हमारी मोस्टली जो जूट मिल थी, 75% जूट मिल थी, वो कहाँ पे चली गई? कौन से जो हमारे एरियाज थे जूट ग्रोइंग एरियाज, वो कहाँ पे चले गए? बांग्लादेश के पास चले गए। अभी आगे हम करेंगे इसमें लोकेशन ऑफ जूट मिल हमने किया था, ठीक है ना। व्हाई जूट मिल्स आर लोकेटेड along हुगली रिवर, हुगली रिवर। क्या कारण है? जो जूट मिल है, वो जूट इंडस्ट्रीज है, वो मेनली जो है हुगली रिवर के आसपास ही लोकेटेड है। इसके क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ जूट।
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ जूट, मतलब जो रॉ जूट है मतलब मोस्टली जो हमारा जूट ग्रोइंग एरियाज है वो किसके आसपास है, हुगली रिवर के आसपास है, जिसके कारण हमारी जूट मिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हुगली रिवर के आसपास लोकेटेड है। देखो हमने किया था कि इंडस्ट्री के लिए जो फेवरेबल लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहला वहां पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल होना चाहिए, पहला हमारा ये था उसमें, दैट्स वाई रॉ जूट यहाँ पे जो है इजिली अवेलेबल है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे मोस्टली जो जूट मिल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हुगली रिवर के आसपास ही लोकेटेड है, बिकॉज इट इज अ जूट ग्रोइंग एरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें तो कॉल फॉर एनर्जी, मतलब इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए कोल हमें कहां से मिल रहा है, रानीगंज जो कोल फील्ड्स है वहां से, ठीक है ना, रानीगंज जो कोल फील्ड है वहां से हमें क्या मिल रहा है, कोल मिल रहा है फॉर एनर्जी के लिए, मतलब कोल भी यहाँ पे क्या है, बहुत ही इजिली अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें वाटर मिल रहा है कहां से, हुगली रिवर से, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग जूट, जूट को वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए हमें वाटर भी इजिली अवेलेबल है, और वाटर हम कहां से ले रहे हैं, हुगली रिवर से ले रहे हैं। देखो सारी चीजें, एक इंडस्ट्री जहां पे लोकेट होनी चाहिए वहां पे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, उसकी फेवरेबल लोकेशन के लिए वो सारी चीजें हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, एनर्जी हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी हो गया। अगर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अभी ये देखो वार्म और जो ह्यूमिड क्लाइमेट है एंड फर्टाइल सॉइल, ठीक है, क्लाइमेट भी वार्म है और ह्यूमिड क्लाइमेट है जो जूट की ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या है, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है, एलुवियल सॉइल है, फ्लड प्लेन एरिया है, जिसके कारण यहाँ पे हर साल न्यू एलुवियल सॉइल बनती है और जिसके कारण वहां पे जूट प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, कोलकाता, जैसे आपको पता ही है इट इज अ मेट्रो सिटी, कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे विच प्रोवाइड, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल एंड मार्केट, क्लियर। कोलकाता क्या है, एक मेट्रो सिटी है जो जूट इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल और मार्केट प्रोवाइड कर रहा है अलॉन्ग विथ चीप लेबर, और यहाँ पे जो लेबर है वो भी कैसा है, चीप है। तो ये सारी फेवरेबल कंडीशन है जिसके कारण मोस्टली जूट इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, हुगली रिवर है उसके आसपास लोकेटेड है। अभी आगे हम बात करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स की, मतलब कौन कौन से चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है जो जूट क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। तो वही सेम है प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है वैसे ही प्रॉब्लम्स को हमारी जूट इंडस्ट्री भी क्या कर रही है, फेस कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वही ये टफ कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है। हमारा जो जूट है, जूट जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लागत ज्यादा होती है, दैट्स वाई
सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो जूट की बजाय सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या होता है, बहुत सस्ता होता है। तो कौन कौन से चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स, या हम इसे प्रॉस एंड कॉन्स भी कह सकते हैं, फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है टफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक जो फाइबर होता है वो जूट से क्या होता है, काफी सस्ता होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या फेस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं। जूट महंगा होता है तो लोग जो है वो क्या यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर का ज्यादा यूज करते हैं जूट की बजाय। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें अदर कंट्रीज से भी बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमने किया था कि पार्टीशन के बाद हमारा 75% जो जूट ग्रोइंग एरिया है किसके पास चला गया है, बांग्लादेश के पास चला गया है। तो हमारे कौन कौन सी कंट्रीज से हमें कंपटीशन करना पड़ता है, बांग्लादेश है, ब्राजील है, इजिप्ट है, थाईलैंड है। ठीक है, तो इन कंट्रीज के साथ हमें क्या फेस करना पड़ रहा है, स्टिफ कंपटीशन। कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, ओके, थाईलैंड, इजिप्ट, तो इन कंट्रीज के साथ जो जूट में हमारा कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हमें क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ रहा है। बट क्या हो गया है, अभी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी ने क्या कर दिया है कि जूट को मैंडेटरी कर दिया है, मैंडेटरी यूज ऑफ जूट, कि उसे जूट के यूज करने को मैंडेटरी कर दिया है। बिकॉज प्लास्टिक के यूज को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। प्लास्टिक की जगह जूट बैग्स का यूज क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, जिसके कारण जो हमारी इंटरनल डिमांड है, हमारी इंटरनल मार्केट की जो डिमांड है जूट की, वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसमें मतलब कुछ सुधार भी हुआ है। ये सारी क्या है, एक प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। बट इन प्रॉब्लम्स को उभरने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट ने बनाई है वो क्या है, हमारी जूट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। बिकॉज प्लास्टिक को बैन करती जा रही है गवर्नमेंट और उसकी जगह पे क्या कर दिया है, जूट को मैंडेटरी कर दिया है कि प्लास्टिक बैग्स की जगह पे हमें क्या करना है, जूट बैग्स का यूज करना है, जिसके कारण हमारी जो इंटरनल मार्केट्स है उसमें जूट की डिमांड क्या हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण हमारी जूट इंडस्ट्रीज भी क्या हो रही है, फ्लरिश हो रही है। अगर हम बात करें तो हमारी जो ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न है, देखो हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लास्टिक के यूज से भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पूरी वर्ल्ड में जो है ग्लोबल कंसर्न की अगर हम बात करें तो जूट जो है वो क्या है, एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, मतलब उससे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। सेकंड जो है ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसके कारण एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो गई है फॉर जूट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, मतलब जूट की डिमांड क्या हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।